आदमी गलत था, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस और रैकेट चलाता था। उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ऐसे घटना घट सकते। ये केस सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप का मामला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात कोलकाता रेप और हत्या मर्डर केस की। कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें रोज प्रदर्शन की आ रही हैं। कोलकाता में प्रदर्शन भी हो रहा है, इंसाफ की मांग भी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोलकाता कांड पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सीधे सीधे कह दिया कि 30 सालों में, जस्टिस ने कहा कि 30 सालों में हमने अपने करियर में जो नहीं देखा वो इस केस में हमने देख लिया है। ऐसी टिप्पणी आज कोर्ट ने की है। और यह फटकार सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पुलिस और उनकी सरकार के लिए नहीं है, यह फटकार उनके लिए भी है जो ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस के काम को डिफेंड कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी तो सही काम किया कोलकाता केस में, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाले बहुत खड़े हो गए हैं। आज सुप्रीम फटकार उन लोगों को भी है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, और इसी के साथ साथ यह भी आपको बता रही हूं कि कोलकाता कांड में तो यह फटकार लगी है, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश में दरिंदों के साथ योगी आदित्यनाथ बुलडोजर इलाज जारी रखे हुए हैं। आज महाभारत में यह भी पूछूंगी कि क्या यह बुलडोजर वाला इलाज ही सही है या इससे भी ज्यादा इन दरिंदों के लिए चाहिए। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या में रेप के आरोपी मोईद खान के घर पर किस तरह बुलडोजर चला है, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ कन्नौज में रेप के एक और आरोपी, वहां पर भी बुलडोजर चला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कन्नौज की है। वहां नवाब यादव के करीबी के घर पर यह बुलडोजर चला है। इसको जरा फुल फ्रेम दिखा दीजिए। ये तस्वीरें यूपी से आई हैं। अब आज महाभारत में इन तस्वीरों पर भी सवाल पूछ रही हूं कि क्या योगी वाला इलाज चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है तो उस पर सवाल खड़े करने वाले बहुत आ जाते हैं। लेकिन जब देश ये दरिंदगी देख रहा है जो कोलकाता में हुई है, तो फिर सवाल उठते हैं कि क्यों ये इलाज ना किया जाए, बल्कि इससे ज्यादा सख्त इलाज की जरूरत है। ये नवाब यादव के करीबी के घर पर बुलडोजर चला, और अयोध्या में मोईद खान के घर पर जो बुलडोजर चला है वो कार्रवाई इतने दिनों तक नहीं की गई, क्योंकि उसी कॉम्प्लेक्स में एक बैंक बना हुआ था। वो बैंक बना हुआ था और इसीलिए वो बैंक शिफ्ट हुआ और फिर ये कार्रवाई। आज महाभारत में पूछ रही हूं ये वाला इलाज क्यों ना हो, क्योंकि आज कोर्ट ने जो फटकार लगा, 30 सालों में ऐसा नहीं देखा जो कोलकाता रेप और हत्या केस में हमने देखा है। एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहा। अननेचुरल डेथ नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया? कोर्ट के बड़े सख्त लहजे में सवाल थे, क्योंकि पोस्टमार्टम पीड़िता का कर दिया गया और फिर उसे अननेचुरल डेथ किया कहा गया, क्योंकि आमतौर पर केसेस में होता क्या है, अननेचुरल डेथ होती है तो फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। यहां उल्टा हुआ, यहां पहले पोस्टमार्टम कर दिया और फिर कहा गया अननेचुरल डेथ है और इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। 30 सालों में हमने ऐसी लापरवाही नहीं देखी है, यह कोर्ट ने आज कहा। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों की गई, यह बाद में क्यों की गई? इसीलिए सवाल उठते हैं कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है, वो क्यों नहीं दी गई हमें, और क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई? यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है। अब यह बड़ी टिप्पणी और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार और उनकी पुलिस पर जो आई, उससे सवाल उठते हैं कि क्या सख्त इलाज जरूरी है? योगी वाले इलाज पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन क्या उससे भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है? आज महाभारत में यही पूछ रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। कोलकाता रेप और हत्या मामले में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में उन गुनहगारों पर जिन्होंने कानून को अपनी जागीर समझा और महिला की इज्जत को खिलौना, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। एक तस्वीर अयोध्या रेप केस के आरोपी मोईद खान के अवैध कॉम्प्लेक्स की है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्नौज में भी रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त कर दिया गया।
यूपी में बाबा का संदेश लाउड एंड क्लियर है। मोहित खान हो या नवाब यादव, जो अपराध करेगा बाबा का बुलडोजर जमकर गरजेगा। एक तरफ जहां यूपी में आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर गरजा, तो वहीं बंगाल में डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन आज भी हुआ। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल सरकार को खरी खरी सुनाई। ये तक कह दिया कि बंगाल केस में जो कुछ हुआ वो 30 सालों के अपने करियर में नहीं देखा। अननेचुरल डेथ नहीं तो पोस्टमार्टम क्यों किया? पोस्टमार्टम करने के बाद अननेचुरल डेथ कहा गया। अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों? आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई? दूसरी तरफ बंगाल में महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। We want justice। आज जस्टिस रोकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का जो कोशिश, वो लाइव व्यू में पूरा भारत देख रहा है। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री मिलके हमारा अभया को जिस जस्टिस ना मिले, पूरा कोशिश पहला दिन से कर रहे हैं। ये केस सिस्टमैटिक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप का मामला है और इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार का किरदार या रोल केवल सत्य को दबाओ, सबूत मिटाओ, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ का रहा है। इस सब के बीच कोर्ट ने कह दिया है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सच्चाई सामने लानी ही होगी। वहीं संजय रॉय की दरिंदगी की ऐसी डिटेल्स सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको महाभारत में यह भी बताएंगे कि संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर क्या-क्या जानकारी सामने आई। और इसी के साथ महाभारत में यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इन वहशियों के लिए योगी इलाज ही सही है या फिर उससे भी ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं उस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, लेकिन जब इस तरह की दरिंदगी सामने आती है तो सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं इससे भी ज्यादा सख्त सजा हो। ये सवाल उठते हैं और इसीलिए आज आपको यह भी बताना चाहती हूं कि दरिंदगी के और क्या सबूत मिल रहे हैं। संजय रॉय को आप देख रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह कहा गया कि जांच जब हो रही थी तो ना तो चेहरे पर कोई डर था और ना कोई शिकन थी। सोचिए कि इस तरह के जघन्य अपराध के बाद भी संजय रॉय को किसी तरह का कोई डर नहीं था। वारदात के बाद संजय संवेदनहीन दिखा, यानी उसकी संवेदनाएं मर चुकी थी, ऐसा लग रहा था। संजय रॉय जानवर प्रवृत्ति वाला शख्स है, यह भी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। यानी जो सीबीआई को जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सौंपी गई उसमें यह बातें सामने आ रही हैं कि संजय रॉय की पशुओं जैसी प्रवृत्ति है। एक जानवर की तरह वो कैसे बर्ताव कर रहा था। एक सेक्स एडिक्ट है संजय रॉय और उसी तरह का वहशीपना उसने उस पीड़िता के साथ भी दिखाया। और जब जांच चल रही थी तो बहुत ही बेशर्मी से वो अपना पक्ष रख रहा था। उसे कोई मलाल नहीं था, उसे कोई अफसोस नहीं था और रेप और मर्डर की दरिंदगी बयां करते हुए उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। तो सोचिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ उसमें ये डिटेल्स सामने निकल कर आई हैं संजय रॉय के बारे में। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस दरिंदगी का क्या इलाज है। जब बुलडोजर चल जाता है तो बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। इन दरिंदों के लिए तो बहुत कम है ये सजा। आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट अश्विनी दुबे जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। मैं सबसे पहले तौसीफ साहब आपके पास आ रही हूं। अगर तौसीफ साहब नहीं जुड़े हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं इस पूरे मामले में अजीज खान साहब आपके पास आऊं तो ये जरूर पूछूंगी कि जब इस तरह का वहशीपना सामने आता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन सवालों में एक सवाल यह भी है कि जो इलाज किया जाए वो कम है, जो इंसाफ किया जाए वो कम है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से लोग भले ही सवाल उठाते हैं अलग अलग कार्रवाई पर। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई होती है उस पर बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों के लिए जो कोलकाता में हुआ सर, वो तो कुछ भी नहीं है। देखिए सुचेता जी,
भाई इको आ रहा, प्लीज ठीक कर दे जी। भाई सुचरिता जी, यकीनन मैं लगातार कई दिनों से डिबेट में शामिल हो रहा हूं। डिबेट में शामिल होने के बाद ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि ऐसे लोग जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जानवरों से बदतर है, ये वैसी है, राक्षस है, ये समाज के कलंक है। ऐसे लोग, आपने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट में किस तरह वो बोल रहे थे, अब लड़का कैसा बोल रहा था वो, आप समझिए इस बात को कि ये कैसे लोग हैं। ये समाज के वो लोग हैं कि जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसे लोगों की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। एक बात बड़ा अहम है, मैं लगातार इस मुद्दे पे बहुत बात कर चुका हूं। आज जो बहुत अहम बात करने की आवश्यकता है वो ये है कि इंसान की जो जहन बदल रहा है, जो मानसिकता, आपने कहा बुलडोजर, देखिए सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल कानून बनाने का नहीं है। कानून तो बहुत सख्त कानून है, लेकिन जब तक इंसान की मानसिकता नहीं बदलेगी, उसकी सोच नहीं बदलेगी, यकीनन इस तरीके के वारदात लगातार होते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी आप देखें कि पिछले 16 दिनों से जिस तरह चर्चा चल रहा है कि 16 दिनों में आप करीब 45 जघन्य अपराध, रेप के अपराध हुए हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे रोक पाएंगे इस बात को। रोकने के लिए सबसे पहली बात है कि मानसिकता। दूसरी बात, मैं थोड़ा पार्टी से इतर जाकर के कुछ बात करना चाहूंगा कि आज आप देखिए सोशल मीडिया पे आप जाइए, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसको जब आप खोलते हैं, आपका बच्चा खोलता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें किस तरीके के पोर्न वीडियोज आते हैं, किस तरीके के अश्लील वीडियो आते हैं। हमारा बच्चा देखता है, हम सब देखते हैं, लोग देखते हैं। सवाल इस बात का है, इस पर केंद्र सरकार को इमीडिएट एक्शन लेकर के इस तरीके की तमाम चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात, क्योंकि आज ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे असली चीजों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का समाज में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग इंसान नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस। और दूसरी बात, हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह राजनीति की बात हो रही है, हमें राजनीति नहीं करना है ऐसे मुद्दों पे। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं राजनीति ना हो, ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा हो। अजीज साहब, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अजीज साहब, आप राजनीति से परे की बात कर रहे हैं। इन मामलों में राजनीति हमेशा से होती है। मैं भी आज चाहती हूँ कि राजनीति ना हो इस मामले पर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो सजा क्या होनी चाहिए। हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, उस पर भी एक निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाए इस देश में अभी तक। और दूसरी तरफ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पॉर्न की बात कर ली, सर ये सब कहकर ना इन लोगों को और बढ़ावा मत दीजिए। जिनकी वहशी मानसिकता होती है वो यही काम करते हैं, उसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि ये पॉर्न देखते हैं इसलिए जाकर इस तरह का रेप करते हैं। नहीं, इनकी मानसिकता ऐसी है। क्रिमिनल को रोकने के लिए आपको डेटरेंस लाना होगा, इस तरह के वहशीपन को रोकने के लिए डेटरेंस लाना होगा। वो डेटरेंस क्या है, मैं आज उस पर बात कर रही हूँ। इसीलिए ये मुझे लगता है कि एक्सक्यूज की तरह है। नहीं, मैं वापस आऊंगी। मैं एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार की बात कर लूं। एक मिनट अजीज खान साहब, मैं आ रही हूं। मैं एक बार जरा मैं आज बात करूंगी उस टिप्पणी की जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही। अश्विनी जी, शायद जी मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक बार अश्विनी जी से ये पूछ लेती हूं कि 30 साल में हमने करियर में अपने नहीं देखा है, ये आज जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है अश्विनी जी। यानी कि जिस तरह का लैक हुआ कोलकाता में, जिस तरह से जाने दिया गया, ऐसा लगा कि एक आपने क्लियर रोड बना दी कि कल्प्रिट निकल जाए, वहां से भाग जाए। उसमें संलिप्तता में कौन कौन है, मैं आगे जो पीड़िता है उसके पिता की बात भी सुनवाऊंगी। लेकिन ये बताइए कि किस तरह से क्लियर रोड बनाई गई भागने के लिए। 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। ये उस स्टेट के लिए, वो स्टेट की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लिए, उस स्टेट में जो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने का दावा करते हैं उनके लिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो साबित करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है। पोस्टमार्टम का अप्राकृतिक मौत के पहले पंजीकरण होना आश्चर्यजनक है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और पहले की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों की दी गई व्यवस्थाओं के विपरीत है। तीसरा, आप देखिए कि कब एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर कायदे से एट द फर्स्ट इन केस हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से रजिस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन
पीड़िता की स्टेटमेंट पर पीड़िता के माता पिता के स्टेटमेंट पर एफआईआर दर्ज होती है। 5 डेज तक जो एविडेंसेस को कलेक्ट करके लॉजिकल एंड पर इमीडिएट पहुंचने की जरूरत थी, वो नहीं हुआ। और एक नहीं, संदेश खली से नहीं सीखा, पोस्ट पोल वायलेंस से नहीं सीखा, हर रोज आ रही घटनाओं से नहीं सीखा, और टेंटेड व्यक्ति जिसके खिलाफ श्रद्धा स्कैम में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, वो व्यक्ति वहां की लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी का हेड है। एक ऐसी व्यवस्था में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा कि अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी। कोर्ट ने पूछा 11:30 बजे का चेक, इसी टाइम अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। कोर्ट ने कहता है कि केस नंबर बाद में डाला गया। सुचारिता जी, एएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत के केस का दर्ज किया गया। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली। पंचनामा कब किया गया? उसके अलावा जो वहां की सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक थी, उन्होंने कहा आपके दस्तावेजों और पुलिस के दस्तावेजों में फर्क क्यों है? मौके पर छेड़छाड़ कैसे हुई? और एक सबसे बड़ी चीज, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो समन्स, चाहे आप ट्विटर उठाइए, ऐसे नोटिस आ गया है। लोगों के एड्रेसेस पूछे गए, यानी राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रुटैलिटी, अगेंस्ट द हीनियस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द लेडी, प्रदर्शन की तस्वीर है वहां पर पुलिस एट्रोसिटीज। इसलिए सवाल यह है कि अगर आप देखें आज की हियरिंग भी, कैलकाटा हाई कोर्ट की हियरिंग भी, और जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इमीडिएट एविडेंस को प्रोक्योर करना, इमीडिएट एविडेंस को लॉजिकल एंड के लिए लेकर जाना, इस केस में थ्योरी बड़ी क्लियर है कि एविडेंस की साइट पर, जहां पर वो एविडेंस था, मॉब घुसती है। 1 2 100 नहीं, 7,000 लोग। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था सर, उन्होंने कहा कि इस तरह से कैसे मॉब घुस गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मैं बार बार कह रही हूं, ये टिप्पणी ममता बनर्जी और उनकी सरकार और पुलिस के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो बार बार ये सवाल उठाते रहे कि ममता बनर्जी ने तो सब ठीक किया, ममता बनर्जी ने तो सब ठीक किया, बस कोलकाता में है इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, कहीं और होता तो इतना तूल नहीं दिया जाता। ये कंपैरिजन ही गलत है। हर मामला संवेदनशीलता से देखना चाहिए। मैं एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता बनर्जी का इस्तीफा ही एकमात्र उपाय है। जोरदार प्रदर्शन बीजेपी कोलकाता में कर रही है और शुभेंदु अधिकारी कह रहे, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि एकमात्र जो समाधान है वो ममता बनर्जी का इस्तीफा है। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो राज्य के यही हालात बने रहेंगे। बीजेपी के 45 पदाधिकारियों को जबरन हिरासत में लिया गया है। वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। अब जरा बताइए, इसी बात पर आना चाहती हूं। प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट ने पिछली बार भी बोला प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप बल प्रयोग नहीं करेंगे। शाजिया जी जरा बताइए, शाजिया जी को स्क्रीन पर लीजिए। शाजिया जी, अब तो खुलकर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, भाजपा लगातार कह रही है, लेकिन ये मांग तो लोगों के मन में है, उनकी जबान पर है। और अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार और लताड़ और किस तरह की बात, जिससे साफ साफ जिसमें कहा गया है कि इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इस तरह की लापरवाही हमने पहले कभी नहीं देखी। और अब एक एक करके साहब तथ्यों को देखिए क्या हुआ है वहाँ पे। ये तक कहा जा रहा है कि इस मामले में और कुछ ज़्यादा है। हमने पता चला है जो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है, पूर्व डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है, और मुझे फिक्र है उनकी कि अभी वो शिकार ना हो। देखिए जिस तरह से उन्होंने 1 साल से बाकायदा कंप्लेन की है कि किस तरह से वो प्रिंसिपल, एक वहाँ क्रिमिनल अड्डा बन गया था ये अस्पताल, क्या कुछ इसमें हो रहा था। तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि इस तरह का जघन्य अपराध होता है और फॉरेंसिक टीम पहुंचती नहीं है। इतना जघन अपराध होता है और सबूत मिटाने की लगातार कोशिश होती है। इतना ज़्यादा जघन अपराध होता है और एफआईआर करने में इतनी देर होती है। इस तरह से उस बेटी को म्यूटिलेट करके, हिस्से हिस्से करके आप उसका मर्डर होता है, आप माँ बाप को इत्तला नहीं करते, और इत्तला करते हैं तो झूठी इत्तला करते हैं। आप सोचिए क्या कुछ हो रहा है। अभी भी माँ बाप आहत हैं। अच्छा, माँ बाप को एक फोटोग्राफ आप लेने देते हैं और 3 घंटे बाद मिलवाते हैं,
क्यों आपको इतनी जल्दबाजी होती है कि उसको जल्दी से पोस्टमार्टम करो? और अननेचुरल डेथ, सब दिख रहा है सबको कि वो मर्डर है, खून निकल रहा है आंखों से और उसके प्राइवेट पार्ट से, कॉलर बोन टूटी हुई है। मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हैं? मैं मानती हूँ हैवानियत है ये, मैं मानती हूँ बहुत जगह ऐसा होता है और ये शर्मसार करते हैं सब हरकतें हमको, लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक पूरा नेक्सस है, एक शिकंजा है जिसमें अपराधी शामिल है, पुलिस शामिल है, शासन शामिल है, प्रशासन शामिल है, मुख्यमंत्री के चुने हुए लोग हैं, ये उनको बचाया जा रहा है, अभी भी बचाया जा रहा है। हर वक्त ममता बनर्जी जो है 144 लगवा देती है, 144 नहीं लगवा सकती थी, घेराबंदी नहीं करा सकती थी, वो चाहती थी नहीं। देखिए मैं सर्वर रूम में लोग घुसे, तोड़फोड़ हो, क्यों रेनोवेशन की उनको फिक्र हुई, क्यों एकदम से याद आया कि यहाँ पे रेस्ट रूम होना चाहिए? इतने सालों से तो याद आया नहीं आपको, उस हत्या के बाद, मर्डर के बाद। और रेप पीड़िता के परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए शाजिया जी, ये भी सीखने की जरूरत है। हम उल्टा रेप पीड़िता से सवाल पूछते हैं, उसके परिवार से पूछने लगते हैं। यहाँ पर परिवार ने भी कहा। तौसीफ जी मैं आपके पास आऊं, सुनिए, आप थोड़ा लेट से जुड़े। हाँ बोलिए। नहीं, छोटी सी चीज, 10 सेकंड। सुचरिता जी मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आप देखिए पश्चिम बंगाल की टीम जो पीड़िता के परिवार के खिलाफ उतरी है, एक आर्मी है लॉयर्स की, पीड़िता के खिलाफ जो उतरी है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने के लिए कपिल सिब्बल के साथ इतनी महिलाएं हैं, वो सारी की पूरी आर्मी है। एक पीड़िता जिसको मार के कत्ल कर दिया गया, रेप करके, उसके गरीब माँ बाप उसके सामने खड़ा कर दिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने, करीब 15 लॉयर्स और उसमें ज्यादातर महिलाएं। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ शाजिया जी, ये भी बता दीजिए आप। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है तौसीफ जी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। मैं उस चिट्ठी पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा पिता की बात सुनवा देती हूँ। पिता क्या कह रहे हैं संदीप घोष पर, वो क्या कह रहे हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर, जरा चलाइए। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। तो आपने सुना कि पीड़िता के पिता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बुलाया गया, हमें जांच के लिए बोला गया, हमसे कहा गया जो जानकारी लेनी है खुद अस्पताल आए। ये बर्ताव हो रहा था पीड़िता के परिवार के साथ। अब मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं और उसमें लिखा है कि आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द रेगुलर एंड इंक्रीजिंग अकरेंसेस ऑफ रेप केसेस थ्रूआउट द कंट्री। अब ममता बनर्जी लिख रही हैं कि पूरे देश में रेप की वारदातें बढ़ गई हैं और जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 90 रेप हर रोज हो रहे हैं देश भर में, और ये लोगों का भरोसा हिला देने वाला है। ये वो लिख रही है, दिस शेक्स द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। Such serious and sensitive issues need to be addressed in a comprehensive manner। यानी कि इस पूरे मामले पर अब हमें एक कदम उठाना होगा। ममता बनर्जी जिनको आज जिनकी सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो अब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री को, और कह रही है कि देश में तो रोज 90 रेप हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको लेकर। अब अपने प्रदेश में जो फटकार मिल रही है, क्या उसे एक तरफ करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग भी वो कर रही है। ये सब बहुत अच्छा है तौसीफ जी। ममता बनर्जी जो कह रही है ये बहुत अच्छा है, वो बोल रही है कॉम्प्रिहेंसिव नीति बने, लेकिन ये वो तब बोल रही है जब वो खुद खटगरे में खड़ी हो गई, जब उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुचिता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि संदीप घोष को जो है सस्पेंड करना चाहिए था, उसको एक हॉस्पिटल से हटा के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संदीप घोष को शायद सीबीआई पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए था। अब तक उसे जो है कस्टडी में इंटरोगेशन नहीं लिया गया। लेकिन इन सारी बातों के पीछे
राजनीतिक करने वाले लोग जब अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बात कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को पॉइंट आउट किया। अभी शाजिया अलमी जी कह रही थी फ्रैक्चर्स थे, देखिए 150 ग्राम सीमेंट मिले हैं, इस तरह के अफवाहें सोशल मीडिया में पिछले 9 दिन से चल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा काउंसिल को, वो काउंसिल जो ये जैसे ही उन्होंने 150 ग्राम सीमेंट का बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के न्यूज पे आप मत जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक सबसे पहला अनुरोध कि कम से कम अब जबकि सीबीआई कह रही है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक तो ये गैंग रेप का मुद्दा नहीं लगता है, तो कम से कम हमें इस बात में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि भाई हम जो अपनी बात को बोले वो सत्य हो और सत्य से हट के कुछ ना हो। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हॉस्पिटल अथॉरिटीज को देना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया पुलिस के साथ में? पुलिस के जब पुलिस को साथ में भी जवाबदेही बनती है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज जो पीड़ित की जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो केवल एक ही चीज चाहती है, जस्टिस हो, इंसाफ हो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ यह है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसे जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कह दिया था, कोलकाता पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था कि तौसीफ जी, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कटघरे में खड़े हो जाए तो हम बताने लगे कि देखिए हर किसी के घर में यही समस्या है। ये देखिए ये क्या होता है, हम पर अगर कोई उंगली उठा दे तो हम बता दें कि भाई हम ये जो दिक्कत है ये तो सब लोगों की दिक्कत है, लेकिन पहले हम अपने घर में क्या कर रहे हैं उसको तो देखेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मामले में क्या किया है इस पीड़िता के, और ये आज कोर्ट ने पूछा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, अगली सुनवाई में बताइएगा। तब आज जाकर प्रिंसिपल को हटाया है और नए प्रिंसिपल वहां के लिए नियुक्त किए गए। ये सब कार्रवाई अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट आपको कहेगा तब आप करेंगे, और अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि देखिए भाई 90 रेप तो हर रोज देश में हो रहे हैं, ये समस्या है। लेकिन फिर इसके लिए ममता बनर्जी ने इस रेप का इंतजार क्यों किया? इस घटना पे सवाल उन पर उठ रहा है तो वो चिट्ठी लिख रही हैं। अब सुचित्रा जी, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल कोलकाता रेप केस को नहीं बल्कि और भी रेप केस को भी डिस्कस किया था इसके पहले भी हियरिंग में। सवाल यहाँ पे दो है, एक कि हम क्या कानून ला सकते हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में चेंजेस ला सकते हैं। तौसीफ जी, ये गलत है, ये गलत जानकारी। तौसीफ जी, गलत जानकारी मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पिछली हियरिंग में कौन से और रेप केसेस का जिक्र किया? तौसीफ जी, ये गलत जानकारी मत दीजिए। इट वाज स्पेसिफिकली ऑन बंगाल रेप एंड मर्डर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर ही बात की थी, किसी और केस पर नहीं बात की थी। आप कवर अप ना कीजिए, स्टॉप कवरिंग अप। नहीं तौसीफ, बहुत हो गया कवर अप, बहुत कवर अप अभी भी कर रहे हैं आप बताइए किसी और प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बाकायदा मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के लोगों को नियुक्त किया है जो बाकायदा जिनको एक्सेस है अंदर तक जाने की, जिनके बारे में पता चल रहा है कि वो साइकोपैथिक मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं? ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस लगे हैं? आप बताइए प्रिंसिपल का जो है वहां पे कितने पहले से इल्जाम है, जो वहां पे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने उसने क्या इल्जाम लगाए थे? क्या ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री होने के नाते से उस पर क्या कार्रवाई की? आप बताइए, जवाब है इसका। आप बताइए क्यों लेट इतना फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्यों लेट इतना एफआईआर हुई, क्यों एफआईआर में डिटेल्स नहीं थे, क्यों नहीं आपने पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया? आपके पास जवाब है आपके पास। और एक और सवाल, आप जो कह रहे थे ना आपने, मैं बता 2 मिनट दीजिए मुझे, 10 सेकंड। आपको बड़ी बुरा लगा ना, आपको बहुत बुरा लग रहा है आपको ना कि गलत खबर है, मुझे भी बुरा लग रहा है। पर आप जानते हैं कि जो आपके मुख्य प्रचारक हैं ध्रुव राठी, उन्होंने जो विक्टिम है, जो हमारी डॉक्टर बिटिया की पूरी डिटेल्स सबसे पहले न्यूज में दी, ट्विटर हैंडल में दी, बाद में उनको हटाना पड़ा, उसके बारे में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ। मुंह खोलने का आप जहमत करेंगे? उस पर नहीं जहमत करेंगे आप। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, जो बड़ी खबर हमारे पास है। एक तौसीफ जी, मैं चाह रही हूं कि आज इस मामले पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ। ये आप बात सही कह रहे हैं, जहां जहां इस तरह की दरिंदगी है उस पर बात होगी, लेकिन
हैरानी ये होती है कि कि ममता बनर्जी इस मामले की गंभीरता को तब समझ रही है जब इस तरह की घटना कोलकाता में घट जाती है और देश भर में रोष हो रहा है। देश भर में एक बड़ी खबर बता रही हूं, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई। सियालदा कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी है। सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है। ये 4 ट्रेनी डॉक्टर्स वही हैं जिनके साथ मृतकों ने आखिरी बार डिनर किया था। तो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा संदीप घोष का और उन 4 डॉक्टर्स का जिनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी पीड़िता की। ये पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। तो अब एक बार मैं एसीपी वेदभूषण आपके पास आ रही हूं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अब उससे जो कुछ निकल कर आए संजय रॉय के बारे में, क्योंकि उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, वो हैरान करने वाली डिटेल्स है उनके बारे में। जिस तरह मैंने बताया कि रेप और मर्डर के बारे में वो इतने आराम से बता रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक हार्डन्ड क्रिमिनल की तरह वो बिहेव कर रहा है। सुचरिता, ये तमाम जो केस है, यदि आप शुरुआत से देखेंगे जिस तरह से इसको पुलिस ने डील किया, वहाँ की सरकार ने डील किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डील किया, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 आवर्स की डिले जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हुई है वो चौंकाने वाली है। मैं आपके कैमरामैन को यदि इस मर्डर पर ले जाता, जिस तरह से लड़की के साथ विभत्स व्यवहार हुआ, उसकी दोनों टांगें 90 डिग्री पर थी, आंखों से ब्लड आ रहा था, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं आ रहा हो, तो जाते ही कह देता आपका कैमरामैन कि ये कत्ल हुआ है। 14 घंटे का डिले और फिर उसके बाद में उसके माता पिता को तलाश करके उनके बयान पे मुकदमा दर्ज करना, ये अपने आप में हैरानी पैदा करता है कि डिले क्यों किया गया था, किसके कहने पे किया गया था, किसको इसका बेनिफिट मिलता। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो इस केस को डैमेज करने के लिए ये 14 आवर्स थे, क्योंकि उसमें पुलिस सो मोटो करने का एक प्रोविजन है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों कानून मेजर कानून है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से लागू होते हैं। तो इस तरह की जो इनऑर्डिनेट डिले थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि वो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कलकत्ता से दूर कहीं से कोई 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पर रेप नहीं था, वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द कलकत्ता सिटी के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेप गया। जो भी पुलिस वाला वहां पर गया, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि देन एंड देयर उसमें एफआईआर होती, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। अब तमाम जो प्रोसीजरल चीजें हैं उसमें डिले हो सकती थी। मैं मानता हूं कि आप उसको अननेचुरल या नेचुरल मान रहे थे, पर यह बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस था कि उसमें शुरुआत में ही एक मर्डर का केस दर्ज किया जा सकता, रेप बाद में डिसाइड हो जाता। हालांकि जो बॉडी जिस तरह से उसके कपड़े फटे हुए थे, इंजरीज थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, वो भी इशारा करता है कि रेप भी हुआ है मर्डर के साथ साथ। तो ये शुरुआती है। अभी जो पॉलीग्राफ और एक नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात हो रही है, एक इन्वेस्टिगेशन की चीजें, एक प्रोसीजर चीजें हैं, पर जो शुरू में जो लैप्स हुए उसमें सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स हो और ना केवल पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स हो, ठीक है, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। ठीक, वो भी पुलिस कमिश्नर की काम नहीं, ठीक है, नीचे वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने से नहीं। कमिश्नर साहब मुझे नहीं पता लगा कि इतना बड़ा रेप हो गया और तमाम मीडिया उस पर डिस्कस कर रही है। मुझे 14 घंटे बात कह रहे हैं, उस बात को थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं उन पर गाज गिरे, ये नहीं है, जो सीनियर अधिकारी हैं। और इसीलिए कल मैंने महाभारत में पुलिस कमिश्नर के रोल की बात की थी। पुलिस कमिश्नर की जो एक तरह से एक भूमिका है, और तौसीफ जी, पुलिस कमिश्नर पर सवाल तो खुद सिर्फ बीजेपी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी भी उतार रही है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए जिससे सच्चाई सामने आए। तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस केस में, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हायर अप्स के मिली भगत या उनके इसमें इस पूरे कवर अप में कोई रोल नहीं है, कोई भागीदार ही नहीं है। लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं अब तो। तौसीफ जी, और भी तौसीफ जी, तौसीफ जी, जिनको कमिश्नर लाया जा सकता है, सर प्लीज, तौसीफ जी से पूछा मैंने सवाल, उनको टेम्परेरी हटा ले। तौसीफ जी, देखिए सुचित्रा जी, प्लीज लेट द अदर पर्सन टॉक। देखिए सुचित्रा जी, देखिए कोलकाता पुलिस शक के घेरे में पहले दिन से है। पेरेंट्स की मांग थी, डॉक्टर्स की मांग थी, और वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों की मांग थी कि सीबीआई लाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कहा कि मैं सीबीआई के खिलाफ नहीं हूं, मुझे 7 दिन का टाइम दो, लेकिन हाईकोर्ट ने 2 दिन के तीसरे दिन में ही ये ऑर्डर सुना दिया कि सीबीआई को दे दो। तो कोलकाता पुलिस से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास चला गया। अब सीबीआई कोलकाता पुलिस को बुलाए, अरेस्ट करे, फांसी में चढ़ाए, कोलकाता पुलिस आपके सामने हाजिर है। सवाल उठता है कि सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई, अगर कोलकाता पुलिस ने कुछ गड़बड़ किया, सीबीआई बुला ले,
अभी अजीत चौधरी बोल रहे हैं कि कमिश्नर को बुला ले, तो सीबीआई नोटिस भेज दे, कमिश्नर को बुला ले पॉलीग्राफ, लेकिन प्लीज करवाइए। सीबीआई जो चाहे करे, इंसाफ दिलाइए, राजनीति ना करे। सीबीआई जो है बीजेपी के इशारे पे काम ना करे। आप जो है इंसाफ दिलाइए। तौसीफ जी, मुझे एक बात बता दीजिए, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, आपका आरोप लग रहा है, ये सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पर काम कर रहा है क्या तौसीफ जी? सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की है तौसीफ जी। हाँ सुचिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब देना है, और जब काउंसिल कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद आला अफसर से ये बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन आला अफसर को जवाब देना है वो जाकर के जवाब देंगे, क्योंकि ये जवाब कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दिया जा चुका है और यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जाएगा। लेकिन इससे सीबीआई के ऊपर जो जिम्मेदारी है, 9 दिन से सीबीआई क्या कर रही है? ना तो उसने संजय रॉय को फांसी में डाला है, ना ही ट्रायल स्टार्ट किया है। ये उनकी मंशा क्या है? अभी तक संजय रॉय का उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाया। अभी भी आपकी राजनीति जारी है। कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया 2 दिन पहले। अभी भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फांसी की डिमांड कर रहे हैं। अब मैं एक बार शाजिया जी, ये सीधे सीधे सीबीआई के को बीजेपी के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि जो कुछ संजय रॉय ने किया है और जो कुछ सुदीप घोष ने किया है और जो कुछ चल रहा है वहाँ पे काले कारनामे, वो सब मोदी जी के इशारे पे चल रहे थे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि जो बच्ची के माँ बाप हैं वो भी भाजपा के कहने पर ये बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि जो नियुक्तियां वहाँ पे हुई हैं वो भी भाजपा ने कराई हैं और संजय घोष का कुछ लेना देना नहीं है टीएमसी से। सुन लीजिए भाई साहब, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों आते हैं ममता बनर्जी के अधीन, यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, और लगातार जिस तरह से बचाया जा रहा है इन भेड़ियों को और मामले की जांच कोलकाता पुलिस नहीं कर रही। अच्छा, एक बार मैं अजीज जी के पास जा रही हूँ, अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। आप लोग खड़े हैं अभी। अजीज खान साहब, आज जो तस्वीरें आई, आज कुछ तस्वीरें आई अयोध्या से भी, कन्नौज से भी, जहां पर बुलडोजर चल रहा था। अब मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब कोलकाता की एक पूरी तस्वीर सामने आती है और कोलकाता पर हम सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए यूपी में बुलडोजर चलता है, उसके खिलाफ भी बोलते हैं लोग और उसके समर्थन में भी बोलते हैं लोग। लेकिन मैं आज ये बोल रही हूं कि इस तरह की जब दरिंदगी कोई भी व्यक्ति देश में देखता है तो उन्हें लगता है इनके साथ फौरन उसी लहजे में इनको जवाब मिल जाए। क्यों इस तरह की करतूत इन्होंने की? एक गुस्सा है उस बुलडोजर कार्रवाई पे। भले ही आप सवाल उठा सकते हैं और उठाते भी हैं, लेकिन इन दरिंदों के लिए सजा क्या होनी चाहिए अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, बहुत मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ये बुलडोजर मॉडल है, इससे न्याय नहीं मिल सकता। अगर आप बुलडोजर चला करके न्याय करना चाहते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। कोर्ट कचहरी का कोई मतलब है नहीं, बुलडोजर। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरह हो हल्ला हो रहा है, तमाम बातें उठाई जा रही है अयोध्या के बारे में, हमारे नेता ने कहा इसकी जांच हो। अगर जांच की बात उठा दी तो इसमें क्या बुराई की बात की? इतना हो हल्ला खड़ा किया गया मीडिया के द्वारा और उसके साथ साथ बीजेपी के द्वारा। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर जांच की बात की जाए तो जांच कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। जघन्य हत्या हो, किसी भी तरीके का कोई कांड हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है इस देश में, के करीबी हो क्यों? या देश प्रसाद बड़ी समस्या है। जिस तरह रेप हो रहे हैं, अभी आप देखिए 16 दिनों में 45 रेप हुए हैं, जघन्य हत्या हुई है। वो ममता बनर्जी अपनी चिट्ठी में लिख रही है। खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हम लगातार ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगाए, हम बीजेपी पे लगाए, बीजेपी हम पर लगाए, कोई ममता जी पे लगाए, तमाम तरीके की। इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। अगर
वाकई में इसे रोकना है, नहीं देखिए अजीज खान साहब, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब ममता बनर्जी, जब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो बहुत सारे समर्थक खड़े हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि ये ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये तो हर राज्य में होता है, ये तो लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ पर सरकार है इसलिए सवाल ज्यादा है। सर, रेप और बलात्कार हत्या जैसे मामले में इस राज्य उस राज्य देखना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एक सवाल उठे वो तो कोर्ट अब उठा रहा है, वो देश भी पूरा देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सवाल भाई बीजेपी प्रायोजित हैं या फिर किसी और दल ने, सरकार ने उठाए हैं। क्या आप इन्हें बीजेपी प्रायोजित मान रहे हैं, ये जो सवाल उठ रहे हैं वहां की जांच पर? देखिए सुचित्रा जी, मुझे 10 सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हाँ, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में रेप हुआ, निश्चित तौर पे बहुत जघन्य हत्या है और जघन्य अपराध है, सारी चीजें हद पार। आप कैटेगराइज नहीं कर सकती यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र। अभी इसी यूपी की बात करूं मैं, हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। 3690 रेप एक साल में हुए हैं, 11 रेप पर डे। क्या इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि इस राज्य ने ना संदेश खाली भी देखा है। महिलाओं के साथ जिस तरह से रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस संदेश खाली का कवर अप भी देखा है। उसके बाद अब ये रेप और बलात्कार और हत्या का मामला देख रहा है। तो जब अपने घर में पहले अपने घर को ठीक कीजिए, उसके बाद पूरे देश की तस्वीर दिखाइए। मुखिया आप हैं, इसीलिए जब मैं आपको एक बात बता दूं, अयोध्या में रेप होता है तो सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे, भले ही नेता समाजवादी पार्टी का हो, यह भी बता दूं आपको, लेकिन सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार उनकी है वहां पर, और इसीलिए वहां सवाल ममता बनर्जी से पूछे जाएंगे। ये बड़ा क्लियर है। आप सुनिए ना, अरे सुन तो ले, चाहे वो नेता समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो नेता बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का है, अगर गलत है तो गलत है। अगर उसने अपराध किया है, अगर रेप किया है, मर्डर किया है। पर ये सर आप बोलते नहीं है ना अजीज खान साहब, ये कहां बोलते हैं आप? ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट देना तो बड़ा अच्छा लगता है, जेनरिक स्टेटमेंट दे दीजिए, लेकिन आप खड़े होते हैं जाकर के इनके खिलाफ है हम, वहां पर सड़कों पर तो नहीं उतरते हैं। कई और ऐसे मामले जहां सड़कों पर आप जाते हैं आप दल बनाकर, यहाँ तो नहीं जाते हैं। तो इससे बड़ा क्लियर नजर आता है कि आप किस साइड पे खड़े हैं। आप इस तरह बात करेंगे तो बात नहीं होगी। नहीं सर, इस तरह और उस तरह होता ही नहीं है इन मामलों में सर, एक ही तरह होता है, मत करिए, एक ही तरह होता है। नहीं करिए, मैं कह रहा हूँ रेप है, वो किसी भी प्रदेश में हो रहा है, एक ही तरह होता है सर, दो तरफ नहीं होता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ इस मामले में ना आपका ना मेरा, हमारा है, हमारा। और इसीलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर होगा तो उन पर सवाल उठेंगे। यहां पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो उस पर सवाल ममता बनर्जी पर ही उठेंगे। वो चिट्ठी भले ही नरेंद्र मोदी को लिख रही है, लेकिन सवाल उन्हीं पर उठेंगे और उसको एड्रेस भी करना होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अतिथि सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के